गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने कल जहाँ पर देखा था हम अब उससे आगे चलते हैं। हमने देखे थे इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स। हम अब सबसे पहले पढ़ रहे हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके द्वारा हम किसी भी पदार्थ की संरचना को हम निकाल सकते हैं। तो यूवी विजिबल कई तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, हमने पहले डिस्कस किया। यूवी विजिबल हम जो पढ़ेंगे, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ेंगे, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और मास आपके कोर्स में है स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले हम देखते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जानते हैं कि कोई भी एक मॉलिक्यूल है, जो मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके बता देती हूँ। एक मॉलिक्यूल है जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सपोज़ ये मॉलिक्यूल एक है, कार्बन, और यहाँ पर OH सपोज़ लगा हुआ है। तो इस मॉलिक्यूल में हम देख सकते हैं एक बंध है सिग्मा, और सिग्मा के कॉरस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में सिग्मा और सिग्मा स्टार दो ऑर्बिटल्स होंगे। इसी तरह से एक बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार, आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार स्टार, पाई और पाई स्टार ऑर्बिटल्स होंगे। और एक हमारे पास में है जो हमने MOT में पढ़ा था कि ऊर्जा लेवल इस तरह से होते हैं, सिग्मा पाई N पाई सिग्मा, सिग्मा बॉन्डिंग पाई बॉन्डिंग, N पाई एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो ये सारे एनर्जी लेवल्स इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। हम कैसे पता लगाते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है इसमें कौन कौन से बंध उपस्थित हैं या क्या क्या इसमें प्रेजेंट है। अगर कोई मॉलिक्यूल यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में 200 से लेकर के 800 नैनोमीटर तक की एनर्जी हम उस मॉलिक्यूल पर डालते हैं, इसमें से 200 से लेके और 400 तक की जो एनर्जी है वो यूवी रेंज की आती है, और जो कि ज़्यादा ऊर्जा रखती है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है। ये वेव्स ऐसे चलेंगी 200 से लेकर के और 400 तक। पहले वेवलेंथ कम होगी, फिर जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे वेवलेंथ बढ़ती जाएगी। ये वेवलेंथ है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेवलेंथ कम है, ये यूवी रेंज है, और वेवलेंथ बढ़ गई है, ये विजिबल रेंज है। तो यूवी रेंज की ऊर्जा अधिक होगी और तरंग दैर्ध्य कम होगी। तो जब सिग्मा से सिग्मा स्टार में जाना है तो ये एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है यहाँ से इस लेवल पे जंप करने के लिए। तो ये वाला जो ट्रांजिशन है सिग्मा से सिग्मा स्टार, ये यूवी प्रकाश को अवशोषित करके, यूवी लाइट को अवशोषित करके होता है क्योंकि इसकी ऊर्जा अधिक होती है। इसके बाद नेक्स्ट एनर्जी लेवल देखें हम, सिग्मा सिग्मा पाई पाई और N। नेक्स्ट एनर्जी ट्रांजिशन है यहाँ से पाई स्टार। सिग्मा से पाई स्टार या पाई से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन अलाउड नहीं हो पाता। उसका कारण इन सारे ऑर्बिटल्स की संरचना है, क्योंकि सिग्मा ऑर्बिटल एक प्लेन में होता है, जबकि पाई ऑर्बिटल दो प्लेन में होता है उसके परपेंडिकुलर। तो एक इलेक्ट्रॉन का सिग्मा लेवल से पाई में जंप करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए वो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरबिडन है, जिसे कहते हैं हम चक्रण निषेध है। यहाँ से ऊपर तक जाना अलाउड नहीं होता उसकी सिमेट्री की वजह से, ऑर्बिटल की सिमेट्री की वजह से। अब हम देखते हैं पाई से पाई स्टार। तो जो हमारा मॉलिक्यूल हमने देखा था C डबल बॉन्ड C बॉन्ड OH, इसमें ये पाई ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और पाई और पाई स्टार की संरचना में ये पाई स्टार है। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक जाने में कम ऊर्जा की आवश्यकता है, और ये वाला ट्रांजिशन फिर आ जाता है विजिबल रेंज में। तो जब ग्राफ आता है, अगर सपोज़ यूवी में हमें पीक मिल रही है, इसका मतलब यूवी में जो पीक है इसका मतलब ये यूवी वाला सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है। और अगर विजिबल रेंज में जाके सपोज़ 500 के आसपास पीक आ रही है, इसका मतलब ये वाला जो ट्रांजिशन है ये पाई से पाई स्टार है। इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांजिशन में चलें।
सिग्मा स्टार, पाई स्टार, ये n। अब नेक्स्ट ट्रांजिशन होगा n से पाई स्टार में और n से सिग्मा स्टार में। दो तरह के ट्रांजिशन हो सकते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है n से पाई स्टार में, n से सिग्मा स्टार में कंपैरेटिवली, अच्छा पाई से पाई स्टार और n से सिग्मा स्टार, इसमें ज़्यादा ऊर्जा चाहिए और इसमें कम चाहिए और सबसे कम ऊर्जा चाहिए n से पाई स्टार में। तो जो मॉलिक्यूल हमने देखा था, कोई मॉलिक्यूल ऐसा भी हो सकता है जिसमें कि सिर्फ नॉर्मल ये प्रेजेंट हो, यानी उसमें n इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, n ऑर्बिटल प्रेजेंट है, सिग्मा प्रेजेंट है और सिग्मा स्टार प्रेजेंट है, उसमें पाई स्टार नहीं है। ऐसी स्थिति में इसमें जो ट्रांजिशन होगा वो n से सिग्मा स्टार और सिग्मा से सिग्मा स्टार में होगा। सिग्मा से सिग्मा स्टार वाला जो ट्रांजिशन है वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा रिक्वायर करेगा और यूवी रेंज में कम तरंग दैर्ध्य की तरफ आ जाएगा, और n से पाई स्टार को कम ऊर्जा चाहिए कंपैरेटिवली सिग्मा स्टार से, इसलिए वो ज़्यादा तरंग दैर्ध्य या कम ऊर्जा की तरफ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम देखें, ये आपको दिखाई दे रहा है सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, जो कि सिर्फ CH4 मॉलिक्यूल जिसमें कि सिर्फ सिग्मा बंध उपस्थित है उसमें दिखाई दे रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लें, n से सिग्मा स्टार में आप देख सकते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, जिनके पास में कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर आपको ये भी दिखाई देगा कि ये कौन सी रेंज में आ रहा है। सिग्मा से सिग्मा स्टार 125 नैनोमीटर, यानी बहुत उच्च ऊर्जा यूवी विजिबल में। इसके बाद में n से सिग्मा स्टार आप देख सकते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर प्रेजेंट है, उसकी रेंज क्या है, ये भी यूवी रेंज में आ रहा है, क्योंकि लेकिन इसके कंपैरिजन से थोड़ी कम ऊर्जा है या ज़्यादा तरंग दैर्ध्य है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलें पाई से पाई स्टार, आप देख सकते हैं यहाँ पर पाई से पाई स्टार और ज़्यादा ऊर्जा की तरफ जा रहा है। पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन यहाँ पर दिखाई देगा आपको, जैसे एथिलीन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या बेंजीन जिसमें और भी ज़्यादा तरंग दैर्ध्य की तरफ ये चला गया है। इसके बाद में इसमें दो तरह के बैंड्स पाए जाते हैं, K से यहाँ तात्पर्य कॉन्जुगेशन से है, और B बैंड, दो तरह के बैंड पाए जाते हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। बेंजीन में दो तरह के बैंड्स, कॉन्जुगेशन की वजह से जो बैंड है, और एक B बैंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो आपको ग्राफ में मिलेंगे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं N से पाई स्टार, जिसे हम R बैंड के नाम से जानते हैं, और ये वाला सबसे अधिक ऊर्जा की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन है, हम क्या कर रहे हैं, किसी मॉलिक्यूल पर प्रकाश डाल रहे हैं, वो प्रकाश अवशोषित हो करके इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, ये डिपेंड करेगा कि वो ऊर्जा कैसी है और उस मॉलिक्यूल में संरचना कैसी है। अगर मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं तो पाई इलेक्ट्रॉन से पाई का ट्रांजिशन होगा ही नहीं। अगर मॉलिक्यूल में n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो n से सिग्मा स्टार, n से पाई स्टार ट्रांजिशन आसानी से हो जाएगा ऊर्जा को ग्रहण करके। तो उसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा हमें ये बताएगी कि उस अणु में द्विबंध है या उसमें कोई n इलेक्ट्रॉन है जो कि अबंधी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, वो उपस्थित हैं। तो हमने ट्रांजिशन देखे सारे प्रकार के, यहाँ पर आपको लिखे हुए दिखाई भी दे रहे हैं। सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, n से सिग्मा स्टार, n से पाई स्टार, ये ट्रांजिशन होते हैं। तो ऊर्जा के आधार पर हम इनको रैंकिंग कर देते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, किस तरह से इनकी ऊर्जा कम और ज़्यादा हो जाती है। सिग्मा से सिग्मा स्टार, n से सिग्मा स्टार, फिर पाई से पाई स्टार और n से पाई स्टार। मैं एक बार दोबारा ड्रॉ करके आपको दिखा देती हूँ। ये सिग्मा, ये पाई, n, पाई स्टार, सिग्मा स्टार, ये पहला ट्रांजिशन जो सबसे अधिक ऊर्जा चाहता है,
और यूवी प्रकाश अवशोषित करके होता है, इसे कहते हैं हम सिग्मा से सिग्मा स्टार। फिर दूसरा ट्रांजिशन पाई से पाई स्टार, ये पाई एनर्जी लेवल, ये पाई स्टार। तीसरा एन से सिग्मा स्टार और फिर चौथा एन से पाई स्टार। तो एन से पाई स्टार ट्रांजिशन में सबसे कम ऊर्जा होती है। अगर किसी अणु में द्विबंध और OH समूह उपस्थित है तो उसमें ये चारों तरह के ट्रांजिशन होंगे ऊर्जा को अवशोषित करके, और हमें हर रेंज की पर्टिकुलर पीक मिलेगी ग्राफ में। उस पीक के आधार पर हम ये बता पाएंगे कि इसमें कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उपस्थित है या कोई पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। चलिए इससे आगे चलते हैं हम। वर्णमूलक और वर्णवर्धक कोई भी एक, अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमें मॉलिक्यूल है हमारे पास, हम उसमें देखते हैं कि जो पीक है उस पर किस किस चीज़ का प्रभाव, जो पीक्स हैं उस पर एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है। कि अगर एक मॉलिक्यूल है और वहाँ ताप ज़्यादा है तो पीक शिफ्ट होएगी, वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है तो पीक जहाँ आनी चाहिए एक्चुअली वहाँ नहीं आकर के थोड़ी सी आगे पीछे आ जाती है। कुछ ऐसे उसमें समूह उपस्थित हैं, सपोज़ कोई एक समूह है सिंपल, तो उसकी पीक जहाँ होनी चाहिए वहीं होगी। लेकिन अगर इस मॉलिक्यूल के पास में हमने NH2 भी जोड़ दिया, या अगर हमने इस मॉलिक्यूल के पास में और एक कार्बन चेन जोड़ दिए, तो ये इस समूह के जो पीक हमें ग्राफ UV विजिबल में मिलने चाहिए वहाँ पर नहीं दे करके थोड़ी सी ये पीक अपनी जगह से शिफ्ट हो जाती है। इसे कहते हैं हम इसे कहते हैं हम पीक की शिफ्ट। और ये पीक की शिफ्ट कई कारकों पर निर्भर करती है, उसमें से कुछ कारक यहाँ अभी हम देखते हैं। वर्णमूलक, क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम्स, ये दो समूह कहलाते हैं। क्रोमोफोर्स वो समूह हैं जो कि किसी मॉलिक्यूल में अगर उपस्थित हैं तो उनके द्वारा UV विजिबल में हमें पीक मिलेगी, उनके द्वारा हमें UV विजिबल में पीक मिलेगी। डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी बच्चों, मैं भूल गई थी फ्लाइट मोड पे करना इसे। अब आप इसके आगे देखिए कि हमें यहाँ पर पीक मिलेगी। तो जो एक अणु है पूरा, उसके कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स होते हैं जिनकी वजह से हमें UV विजिबल में पीक मिलती है। इन्हें हम कहते हैं क्रोमोफोर्स। जैसे ये समूह है, ये सारे समूह, इसमें पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, इसमें भी होगा। और दूसरे समूह आप देख रहे हैं, इसमें पाई बॉन्ड है इसलिए पाई स्टार ट्रांजिशन की पीक भी मिलेगी, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे है उसकी वजह से भी पीक मिलेगी। इसी तरह से इनमें भी पाई स्टार, सिग्मा स्टार और N से पाई स्टार और N से सिग्मा स्टार, चारों तरह की पीक इस तरह। तो ऐसे समूह जिनकी वजह से कि उस अणु में पीक आती हैं उसे हम कहते हैं क्रोमोफोर्स। कुछ ऐसे समूह भी होते हैं मॉलिक्यूल में उपस्थित जो खुद अपनी पीक नहीं देते, लेकिन वो इन सारे ग्रुप की पीक्स को सपोर्ट करते हैं या उनको एनहेंस करते हैं, बढ़ाते हैं या कम करते हैं। ऐसे समूह को कहते हैं हम ऑक्सोक्रोम या वर्णवर्धक। जो समूह किसी मॉलिक्यूल में हैं, अपनी उनकी पीक नहीं है, जैसे सपोज़ NR2, इसमें R2 की अपनी कोई पीक नहीं है, लेकिन ये जो R2 हैं ये इन सारे अणुओं की पीक्स को अफेक्ट करते हैं, इनकी पीक आगे या पीछे कर देंगे। इन्हें कहते हैं हम ऑक्सोक्रोम्स। अब इन सारे कारकों की वजह से, वर्णवर्धक की उपस्थिति की वजह से, वर्णमूलक की उपस्थिति की वजह से, या ताप की या दाब की या उत्प्रेरक की उपस्थिति की वजह से जो शिखर है, जो अवशोषण की पीक है, वो शिफ्ट होती है। इसे कहते हैं शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन पीक, अवशोषण शिखर का विस्थापन।
हम जब किसी पदार्थ पर यूवी विजिबल प्रकाश डाल रहे हैं तो उसने कुछ प्रकाश अवशोषित किया है, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में गया है जो 4-5 अवस्थाएं थी उनमें, और वापस अपनी स्थिति में लौट आए तो उसने कुछ मात्रा में प्रकाश उत्सर्जित किया है। हम अवशोषित प्रकाश या उत्सर्जित प्रकाश दोनों को हम जो इंस्ट्रूमेंट होता है यूवी विजिबल का उसमें हम रीड करते हैं तो हमें ग्राफ मिलता है। अलग अलग जो हम 200 से 800 नैनोमीटर उस पर प्रकाश डाल रहे हैं तो हमें अलग अलग तरह की, इस तरह से आप देखेंगे आगे पढ़ेंगे हम, इस तरह से हमें पीक्स मिलेंगी जगह जगह, और उस पर लम्ब डालकर हम ये पता करते हैं कि कितनी तरंग दैर्ध्य पर हमें वो पीक मिली है। ये तरंग दैर्ध्य हमें ये बताएगा कि ये यूवी विजिबल रेंज में आ रहा है तो डबल बॉन्ड है, ये एन वाला ट्रांजिशन है या जो भी है, ठीक है। तो ये जो पीक है उसमें कई तरह के जो वर्णमूलक है, वर्णवर्धक है, ये सब उस पर असर डालते हैं। तो असल में हमें जो ग्रुप है उससे पीक यहाँ मिलनी चाहिए थी, उसकी जगह वो पीक धीरे धीरे शिफ्ट होकर के थोड़ी सी आगे या थोड़ी सी पीछे चली जाती है। इसको हमको स्टडी करना पड़ता है कि इसके पीछे, इस शिफ्ट के पीछे क्या कारण है। तो ये शिफ्ट 4 तरह की हो सकती है। ये पीक की इंटेंसिटी है ना, इसे कहते हैं हम एप्सिलॉन, और ये इधर है लैम्डा। एप्सिलॉन ज़्यादा किसका होगा, एप्सिलॉन कम किसका होगा, ये डिपेंड करेगा कि जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण आसान है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीक दिखाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन आसान नहीं है, जिसे मैंने आपको पहले समझाया था, फॉरबिडन ट्रांजिशन या अलाउड ट्रांजिशन, प्रतिबंधित या अलाउ किया हुआ ट्रांजिशन है इलेक्ट्रॉन का, उस पर डिपेंड करता है कि एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होगी। एप्सिलॉन इज एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट जो इंटेंसिटी को दिखाता है, पीक कितनी बड़ी या कम है। किन्हीं किन्हीं मॉलिक्यूल के लिए इसका मान 200 होता है, इसका मतलब पीक छोटी है। किन्हीं किन्हीं फॉर एग्जांपल उन मॉलिक्यूल के लिए इसका मान 10,000, 20,000, 30,000 होता है, इसका मतलब उस पीक की इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो इस पीक की शिफ्ट को हम अगर समझना चाहें तो आप देख सकते हैं, ये वर्णोत्कर्षी या पाथोक्रोमिक शिफ्ट, किन्हीं समूहों की उपस्थिति की वजह से जो पीक हमारी यहाँ आनी चाहिए थी उसकी जगह वो हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गई। 200 से 800 में सपोज़ ये 300 पे आनी चाहिए थी, लेकिन ये 400 पे शिफ्ट हो गई नैनोमीटर्स वेवलेंथ। दैट मीन्स इसको कहते हैं हम बाथोक्रोमिक या वर्णोत्कर्षी शिफ्ट, जो कि पीक की वेवलेंथ को अपर साइड पे शिफ्ट करता है। इसे हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं, ये दिख रहा है, इसे हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं, इसे हम बाथोक्रोमिक शिफ्ट भी कहते हैं, और इसे हम वर्णोत्कर्ष, जैसा नाम से समझ में आ रहा है, वर्ण को उत्कर्ष करने वाला या हायर वेवलेंथ की उच्च तरंग दैर्ध्य की तरफ ले जाने वाला वर्णोत्कर्षी शिफ्ट कहलाता है। इसके आगे हम देखें वर्णापकर्षी हिप्सोक्रोमिक, वर्णापकर्षी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, जिसमें कि कोई ऐसा समूह उपस्थित हो जाए जो कि उसकी तरंग दैर्ध्य को लोअर साइड में शिफ्ट करे। सपोज़ ये पीक यहाँ आनी चाहिए थी, लेकिन कोई ऐसा समूह उसमें आ गया जिसकी वजह से ये पीक हमें यहाँ पर मिल गई, थोड़ी सी कम तरंग दैर्ध्य की तरफ। इसे कहते हैं हम वर्णापकर्षी शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। इसके बाद में होती है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, अतिवर्णक और अधोवर्णक। यहाँ दिख रहा है आपको, ये ग्राफ दिखाई दे रहा है। अगर पीक उच्च तरंग दैर्ध्य की तरफ गई तो इसे कहते हैं हम वर्णोत्कर्षी, अगर कम की तरफ गई तो इसे कहते हैं वर्णापकर्षी। इंटेंसिटी से क्या तात्पर्य है, अब मैं थोड़ा सा इसको आपको समझा दूं कि ये जो पीक की ये इंटेंसिटी दिख रही है, एप्सिलॉन है, इसे हम कहते हैं एप्सिलॉन। ये कम भी आ सकती है, कुछ पीक्स ऐसे आती हैं, यूँ आई, फिर एक इतनी हाई आ गई, फिर ये इस तरह से। तो ये जो पीक कम इंटेंसिटी की आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब यहाँ पर जो ट्रांजिशन हुआ इलेक्ट्रॉन का, उसको हुआ तो वो उतनी वेवलेंथ पर, लेकिन वो
सिमेट्री द्वारा, किसी भी कक्षक की अपनी एक सिमेट्री होती है, उस सिमेट्री के द्वारा वो अलाउड नहीं था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि कोई एक इलेक्ट्रॉन हमारा इस p कक्षक में है और एक इलेक्ट्रॉन हमारा इस p कक्षक में है जो कि y पे है और ये x पे है, तो इसके इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन इसमें अलाउड नहीं होता क्योंकि इनकी सिमेट्री बदल गई है। इसके बजाय ये इलेक्ट्रॉन अगर कोई और एक्स एक्सिस पे ऑर्बिटल होता, सपोज़ d भी होता, तो उस पर भी इसका ट्रांजिशन, क्योंकि इनकी सिमेट्री समान है, ट्रांजिशन अलाउड होता। इसकी जगह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें जो n इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो x एक्सिस पर प्रेजेंट है और जो पाई ऑर्बिटल, पाई स्टार ऑर्बिटल, आपको अच्छे से ध्यान होगा हम इस तरह से बनाते हैं पाई स्टार को, जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, वो इस तरह से प्रेजेंट होता है। ये हमारा x एक्सिस पर है और जो पाई स्टार है वो पाई स्टार जो ऑर्बिटल है वो x और y के बीच में उपस्थित है। इसलिए यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन का इस वाले समूह में ट्रांजिशन आसान नहीं होता, मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये सिमेट्रिकली फॉरबिडन है, यानी रोका गया हुआ ट्रांजिशन है। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो कम आएगी, उसकी पीक की इंटेंसिटी है वो कम आएगी। दूसरा एग्जाम्पल हम देखें n से सिग्मा स्टार, ये n है, n में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको जाना है सिग्मा स्टार। तो हमने देखा था सिग्मा स्टार की सिमेट्री कैसी होती है, आपको अगर ध्यान हो तो हम जब दो p ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो दो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, एक होता है p बॉन्डिंग और एक होता है p एंटी बॉन्डिंग, इस तरह से उसकी संरचना होती है, लेकिन ये सारा x एक्सिस पर प्रेजेंट होता है, ये भी x पर प्रेजेंट है और जो हमारे n इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी x एक्सिस पर प्रेजेंट हैं। तो n से सिग्मा में जो ट्रांजिशन होएगा वो, क्योंकि सिमेट्री सब x एक्सिस पर है इसलिए सिमेट्रिकली अलाउड ट्रांजिशन होगा, तो उसके लिए ये जो पीक है वो बहुत इंटेंस हमें मिलेगी। आपको समझ में आ गया होगा, अगर संक्रमण किसी एक ऊर्जा कक्षक से दूसरे ऊर्जा कक्षक में सिमेट्रिकली अलाउड है, यानी उन दोनों कक्षकों की सममिति जो है वो समान है, तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है उससे हमें ये मिलने वाली पीक, यानी उसकी जो एप्सिलॉन वैल्यू होती है, ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये देख रहे हैं आप, ये एप्सिलॉन लिखा हुआ है, ये इंटेंसिटी को दिखाता है, वो ट्रांजिशन अलाउड है तो एप्सिलॉन स्ट्रॉन्ग मिलेगा। और अगर ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, क्योंकि दोनों जहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और जहाँ से उसको जंप करके ऊर्जा अवशोषित करके जाना है, उन दोनों एनर्जी लेवल्स में सिमेट्री अलग अलग है, एक एक्सिस पे है और एक x और y के बीच में है, तो ऐसी स्थिति में वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से आसानी से जंप नहीं कर पाता और इसलिए उसके ट्रांजिशन के द्वारा मिली हुई पीक की जो एप्सिलॉन वैल्यू है वो कम होती है। समझ में आ गया होगा आपको। तो ये चार तरह की शिफ्ट्स हमें अलग अलग कारकों से, जो कि अणु पर प्रभाव डालते हैं, उन अलग अलग कारकों से हमें ये चार तरह की पीक शिफ्ट मिलती है, जिसे कहते हैं हम वर्णोत्कर्षी या रेड शिफ्ट, वर्णापकर्षी या ब्लू शिफ्ट। फिर अतिवर्णक कोई ऐसा समूह है जो एनर्जी लेवल हमारे सिग्मा, पाई, n, पाई स्टार और n स्टार, लेकिन कोई ऐसा समूह है जिसमें कि उपस्थित ऊर्जा स्तर इसके कहीं बीच में आ रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ से यहाँ जंप करेगा, फिर यहाँ जंप कर जाएगा, यहाँ करके फिर यहाँ चला, तो उसको सपोर्ट मिल जाता है। आप इसे सीढ़ियों की तरह समझें कि कई सारी सीढ़ियाँ हैं जो बहुत ऊंची ऊंची हैं, लेकिन उन सीढ़ियों के बीच में अगर अलग अलग छोटी छोटी पट्टियाँ और लगा दी जाएँ तो वो जंपिंग हमें ऊपर चढ़ने में आसानी हो जाती है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन को इन एनर्जी लेवल्स की वजह से आसानी हो जाती है। तो वो वाला जो शिफ्ट है वो किस तरफ चला जाता है, हमारा अतिवर्णक की तरफ, यानी जो पीक है वो ऊंची हो जाएगी क्योंकि आसानी हो गई है। दूसरी
अधोवर्णक जिसमें कि जो पीक है वो कम रह जाती है। कुछ ऐसे समूह हैं जो और ज़्यादा बाधा उत्पन्न कर दें, तो ऐसी स्थिति में हमें ये पीक इस तरह से मिलती है। यहाँ तक आप लोगों को मुझे लगता है क्लियर होगा। इसे हम अब आगे यहाँ से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।